गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट और उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, जहां हम उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये टर्म आया कहां से, और साथ में उनके न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स को भी हम कवर करेंगे। ऐसे करते करते हम ढेर सारे टॉपिक्स के पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे और जैसे इन सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हम कहां जंप कर जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पे जंप कर जाएंगे, ताकि आपसे कोई भी न्यूमेरिकल और कोई भी कॉन्सेप्ट अछूता न रह पाए। तो मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे। तो आइए हाथ में कॉपी पेन ले लीजिए और अपने न्यूमेरिकल की जर्नी को न्यूमेरिकल वाला के साथ कंटिन्यू रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टारगेट है क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो बढ़िया से एक पेन सेलेक्ट कर ली जाए, कर लिया हमने। तो व्हाट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच, तो क्या होता है पहले सुनते हैं, ये टर्म आया कहां से। तो आपने देखा होगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, जिसमें गोल्ड फॉइल के ऊपर ढेर सारे अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया गया था, उनका बम्बार्डमेंट किया गया था, और फिर उस ऑब्जर्वेशन को स्टडी करने पर मिला था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, गोल्ड फॉइल को सीधे क्रॉस करते हुए निकल जाते हैं। इससे यह कंफर्म होता है कि गोल्ड फॉइल के अंदर जहां पे एटम्स हैं, हमारे एटम्स का मैक्सिमम पार्ट क्या है, एम्प्टी, वहां पे कुछ भी नहीं है। फिर आपने देखा कि जैसे जैसे हम इनसाइड अंदर की तरफ जाते हैं एटम्स के अंदर, तो कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर होने लगते हैं एंगल्स पे। इससे हमें यह समझ में आता है कि मिड में कहीं कुछ बहुत पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और लास्ट में हमने एक ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अपने पाथ पे एज इट इज 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है, जिससे यह कंफर्म होता है कि सेंटर पे कहीं बहुत सारा हाई डेंस ऑफ अमाउंट पॉजिटिव चार्ज फिलअप है, रखा हुआ है, कंसंट्रेटेड है। इवन होल एटम का जो मास है वो भी वहीं पे कंसंट्रेटेड है, क्योंकि सारे प्रोटॉन्स वहीं पे अवेलेबल हैं। और ऐसे कंडीशन में हाई कूलम्बिक रिपल्शन लगता है, तो वो अल्फा पार्टिकल को भी क्या कर देता है, वापस कर देता है। तो अल्फा पार्टिकल और हमारे न्यूक्लियस के बीच में जो गैप रह जाता है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन की वजह से वो अपनी वेलोसिटी को लूज कर देता है, काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देता है। तो जितनी डिस्टेंस यहां पे रह जाती है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बात समझ में आई, ये टर्म कहां से आया। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं मान लूं कि मेरे पास क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, क्या बात समझ गए। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होने वाला है, ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। क्लियर। तो ये हमारे पास ढेर सारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अब हमने सामने से क्या किया है, एक अल्फा पार्टिकल लेके आ रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये हमने बना लिया एटम, और एटम के अंदर हो गया न्यूक्लियस, और सामने से हमने अल्फा पार्टिकल की क्या करा, स्कैटरिंग। तो ये कौन सा अल्फा पार्टिकल है जो 180 डिग्री पे क्या हो गया है, रिट्रेस हो गया है। ओके, तो जैसे ही यहां पे पहुंचता है तो उसके बीच में थोड़ा बहुत क्या रह जाता है, गैप रह जाता है। मैं थोड़ा गैप को और ज्यादा इंक्रीज कर लेता हूं। तो हमारे बीच में क्या रह गया, थोड़ा सा गैप रह गया है। देखो ये न्यूक्लियस का हमने सेंटर ले लिया और सेंटर के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस बच जाती है। दिस डिस्टेंस इज नोन एज द क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बात सबको समझ में। तो इस बात को ध्यान रखना कि हमें वही वाला अल्फा पार्टिकल लेना है जो अपनी 180 डिग्री पे वापस हुआ है। एक और अल्फा पार्टिकल होते हैं, कुछ और भी अल्फा पार्टिकल होते हैं जो क्लोजेस्ट अप्रोच करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो टर्म हमारे पास बन के आता है, हम उसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो हमारा टर्म चेंज होने लगता है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि वही अल्फा पार्टिकल लेना है जो न्यूक्लियस से हाई रिपल्शन की वजह से अपने पाथ पे वापस चला जाता है। क्या बात समझ गए। ओके, तो अब समझते हैं इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्टिमेट द फॉर्मूला फॉर द क्लोजेस्ट अप्रोच। गेट इट। तो आइए सीखते हैं। जब हमने अल्फा पार्टिकल को यहां से बम्बार्ड किया था, स्कैटर कराया था, तो हमारे पास कौन सी एनर्जी रही होगी, तो अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी के साथ मूव करके, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने साथ वेलोसिटी को कैरी करता है, इसके मतलब कौन सी एनर्जी को कैरी कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। गेट इट। तो वो काइनेटिक एनर्जी के साथ आया। फिर क्या होता है, अल्फा पार्टिकल यहां पे पहुंचता है और हाई रिपल्शन की वजह से वो यहां पे रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। रुकते ही क्या हुआ, इसकी होल काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई। अब एनर्जी गई कहां, तो हमें पता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है, तो सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसी दूसरे टर्म में। अब किस टर्म में कन्वर्ट होगी जरा देखो। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और मैंने इनको पास पास में रख दिया, और अब मैं पूछूं कि आप बताओ इनके बीच में कौन सी एनर्जी होगी, तो आप आराम से कह दोगे सर पोटेंशियल एनर्जी होगी। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम चार्जेस, यही कहेंगे आप। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं इनके बीच में फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R।
लिख सकता हूं मैं, तो सेम एज इट इज ऐसे मान लो कि हमारा अल्फा क्या हो गया Q1, हमारे न्यूक्लियस का जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया Q2, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई R0। तो अगर ये थोड़ी देर के लिए भी अल्फा पार्टिकल यहां पे रुका है तो टू सिस्टम ऑफ चार्ज तैयार हो गया। अगर ये तैयार हो गया तो इसके बीच में जो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा क्या वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका मतलब होल काइनेटिक एनर्जी थोड़ी देर के लिए किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी हमने वहां पे देखी तो क्या लिखा, k Q1 Q2 बाय R0। क्या बात सबको समझ में आई। तो मैं यहां से R0 को ऐड कर लेता हूं। अब मेरा टारगेट क्या है, फाइंड आउट करना, R0 की वैल्यू को फाइंड आउट करना। उससे पहले Q1 और Q2 लिख लेते हैं। तो मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पे हाफ mv² इज इक्वल टू दैट इज द k। व्हाट इज द Q1, तो Q1 हो गया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने लिख लिया 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आते हैं Q2। Q2 किसका चार्ज है, हमारे न्यूक्लियस का चार्ज है। तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो फॉर एग्जांपल प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, तो हमने लिखा Z और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के साथ, दैट इज द ZE। और फिर आ जाते हैं हम अपान में R0 पे। क्लियर है। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमें क्या फाइंड आउट करके देना है, R0 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जरा R0 इधर लेके आ जाओ। तो हम लेके आ गए R0 को इस तरफ, ये 2 को इधर भेजा तो 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमने लिखा 4, फिर लिखा k z और z के साथ e इंटू ई क्या बन गया, e²। और हाफ mv² को लेके आते हैं हम सर अपॉन में, तो दैट इज द mv²। तो दिस इज द फॉर्मूला वी गॉट इट। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास आ गया, R0 इज इक्वल टू 4kZe² हाफ mv²। तो हमने एस्टिमेशन कर लिया है हमारे क्लोजेस्ट अप्रोच के डिस्टेंस का। क्या क्लियर है। अब बात आती है कि इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स बीच बीच में पूछे जाते हैं। इवन 2023 में भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। क्लियर है। तो बीच बीच में न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, इसलिए हमें न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कर लेनी है और थोड़ी सी प्रॉब्लम को समझ लेना। तो चलिए न्यूमेरिकल्स पे चला जाए, क्लैरिटी होगी क्या है क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, तो जंप करते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 3.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोचेस द न्यूक्लियस ऑफ Z इज इक्वल टू 79 स्टॉप्स एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन। अगर हम बात करें तो उसने क्या बोला है कि हमें क्लोजेस्ट अप्रोच और काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर दी, 3.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड कर दी। अप्रोच कर रहे हैं हम किस न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहे हैं, Z इज इक्वल टू 79 मतलब गोल्ड को हम अप्रोच कर रहे हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। तो मैं जो कह रहा था यही क्वेश्चन हमारा 2023 में क्या किया गया था, पूछा गया था। चलो ध्यान से देखो। तो मैंने क्या बोला, कोर कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। यही कोर कॉन्सेप्ट है। तो कोई फॉर्मूला याद करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं याद करना। चलो आज जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो k, फिर लिखेंगे Q1, लिखा Q2 अपॉन में क्या लिखा R0। हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी गिवन कर दी गई है। कितनी वैल्यू गिवन की गई है, 3.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू k। k की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। मल्टीप्लाई करते हैं Q1 क्या हो गया हमारे लिए, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, 2 इंटू ई फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 पे मल्टीप्लाई किया। इसके बाद आते हैं Q2 में। Q2 क्या होता है, किसका चार्ज होता है, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस होता है Z इंटू ई। Z की वैल्यू दी 79, तो लिखा 79। ई की वैल्यू कितनी हो गई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहां तक सब लोग क्लियर। ओके, यहां तक पहुंच गए। अपॉन में आ जाते हैं। अपॉन में क्या लिखा है, R0 लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से समझो, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो टर्म है ये क्या है, बिग यूनिट है और हमें कैलकुलेशन एसआई यूनिट में करना। तो सबसे पहले इस टर्म को हम कन्वर्ट कर ले एसआई में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टर्म जब एसआई में कन्वर्ट होगा तो बन जाएगा जूल। एनर्जी क्या होती है, जूल में होती है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम इसे चेंज करके लिख लेते हैं क्या होता है कैलकुलेशन। तो जरा ध्यान से देखो, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मुझे कन्वर्ट करना हुआ तो मैं लिखूंगा 10 टू द पावर -6 पावर में कितना आ जाएगा, 19 जूल। तो मैं पूरा टर्म यहां पे कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। तो लिखेंगे 3.95 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दो। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 1.6, तो 2 बार है तो लिख लेते हैं 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर। क्लियर है। अब अपॉन में हमने क्या लिखा, यहाँ पे R0 लिखा। ये R0 का टर्म हम सर इधर लेके आएंगे, लेके आ गए। एक वैल्यू जरा हम यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो हमने इनकी पावर को क्या किया, निपटा दिया है। अब बची हुई वैल्यू लिख लेते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और अपॉन में कौन कौन सी वैल्यू आ गई है, तो आ गया है 3.95 इंटू 10 टू द पावर 6। और इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके रिजल्ट हमारा कितना पहुंच जाएगा, 5.76 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर। दैट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। वेरी सिंपल। क्या बात सबको समझ में आई। तो इसलिए मैंने कहा फॉर्मूला मत याद करो। फॉर्मूला याद करने से प्रॉब्लम क्या होती है, हम याद कर लेते 4kZe² अपॉन में हाफ mv²। अब पता चल रहा है कि हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं पुट अप कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करना, कोर कॉन्सेप्ट यही है, यही याद करना है, बात खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या
क्या लिखा हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिखा हुआ है इन अ गीगर-मार्सडन एक्सपेरिमेंट, इन अ गीगर-मार्सडन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस of closest approach when a 5.0 million electron volt proton approaches a gold nucleus। अब जरा यहां नाम देखो, नाम में क्या आया हुआ है, गीगर-मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमने अल्फा स्कैटरिंग का टर्म पढ़ा तो उसमें हमने नाम पढ़ा रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड के अंडर गाइडेंस में एक्सपेरिमेंट हुआ, तो करने वाले कौन थे? गीगर और मार्सडन। इसलिए क्लोजेस्ट अप्रोच में भी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में भी इनका नाम लिया जाता है और इनके नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें इनका नाम पता होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। लिखा हुआ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अ 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन, इस बार देखो अल्फा पार्टिकल नहीं भेजा, इस बार क्या भेजा है? प्रोटॉन भेजा है, अप्रोचेस अ गोल्ड न्यूक्लियस। क्या बात समझ गए? तो कॉन्सेप्ट फिर से वही है सर, कुछ बदला नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में लिखो R0। कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर। हाफ mv² की वैल्यूज ने तुम्हें दे दी है, तो इस बार चेंज करना भी तुम्हें आएगा। 5 इंटू 10 टू द पावर 6, और अब कन्वर्ट करो जूल में, तो क्या लिखोगे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये टोटल वैल्यू काइनेटिक होगी। k की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब आते हैं Q1 में, तो इस बार Q1 क्या, तो याद रखोगे, अगर रट लोगे तो आप हर बार 2e2 ही रखते जाओगे, और समझोगे तो गलत नहीं करोगे। क्या दिया है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज E के बराबर ही होगा, इसलिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। Q2 कितना होगा? जो न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या है? गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड न्यूक्लियस के Z की वैल्यू क्या होती है? इससे पहले क्वेश्चन करके आए हो 79। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, हमने ये वैल्यू पुट अप कर दिया, और अपॉन में क्या लिख लिया हमने? R0 लिखा। तो एक कहानी तो सर हम इधर खत्म ही कर देंगे। आ जाओ, R0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 79, एंड डिवाइड में चलते हैं, तो डिवाइड में आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 6, और जब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर पे। क्या बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा खास दम होता नहीं है, बस कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ना होता है और उससे हटना ही होता है। क्वेश्चन पढ़ो, कॉन्सेप्ट पकड़ो, और अपने आप आंसर आ जाता है। क्या बात समझ गए? तो कुछ रटने की कोशिश मत करो। फिजिक्स रटोगे तो प्रॉब्लम है, समझ लोगे तो आसान है। कितना रटोगे? क्या बात समझ रहे हैं? तो बहुत सारे टॉपिक है, तो ज्यादा चीजों को रटना ही नहीं है, समझ लेना है। जो चीजें समझ जाती है वो ज्यादा देर तक टिकती है, रटने वाली निकल जाती है, तो रटते जाओगे खत्म होगा। इसलिए याद रखो कि समझो। कोर कॉन्सेप्ट आज का यही था, काइनेटिक इज इक्वल टू द पोटेंशियल। क्या बात समझ गए? तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। हम आई होप कि आप समझ गए होंगे, और मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी क्लोजेस्ट अप्रोच की दे दी होगी। तो आपके पास जो भी इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उनको ट्राई करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, उनको सॉल्व करिए। किसी तरह का कोई न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं, और मैं आपको उसे पर्सनली रिजॉल्व करके दे दूंगा। थैंक यू। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, खाते पीते रहें, पढ़ते लिखते हैं। जय हिंद, जय भारत।